जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो चैप्टर 1 है हमारा, ईंटें मन के तथा अस्थियां यानी कि हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन है जिसे हम शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसके आपके पेपर में आने की बहुत ज्यादा हाईली चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आपका हिस्ट्री का चाहे मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो या फिर सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देख लेना। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। वेल, इस चैप्टर के जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, 8 नंबर वाले, उनके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है इस वीडियो के संबंध में, या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, जस्ट स्मार्ट नॉलेज। आप यहाँ पे जाइए, मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। और नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जीएसके 12th क्लास, या फिर इंस्टा और टेलीग्राम दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता की कोई 6 विशेषताएं लिखिए। बेसिकली जिस सभ्यता की, हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, ये आज से तकरीबन 5000 साल पुरानी एक नगरीय सभ्यता है। आइए देखते हैं क्या विशेषता है। सबसे पहले आप इसके समय को बताएंगे, तो इसका काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का, यानी कि आज से 5000 वर्ष पहले का। दूसरा पॉइंट है नामकरण, कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता है। इसकी संस्कृति के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थल पर ही हुई थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। खोज कैसे हुई थी, तो 1921-22 में दयाराम साहनी दाखलदास बनर्जी के द्वारा खोज हुई थी, और 1924 में जॉन मार्शल जी के नेतृत्व में इस सभ्यता की घोषणा की गई थी। अगर हम इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें, तो वर्तमान का जो अफगानिस्तान कंट्री है, भारत का जम्मू, पाकिस्तान का बलूचिस्तान, स्वयं पाकिस्तान, ठीक है, साथ ही भारत का गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है टोटल 3 कंट्रीज में, ठीक है। इस सभ्यता के 2 सबसे प्रसिद्ध केंद्र हैं, एक तो स्वयं हड़प्पा है और दूसरा है मोहनजोदड़ो, जिसे हम शहरीय केंद्र भी बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और सबसे बड़ी इसकी बात पता है क्या है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, इसकी जो भाषा है, इसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका। इसीलिए जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा एक शब्द का यूज करते हैं, लगभग, संभवतः, या फिर ऐसा हुआ होगा, ऐसा बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जब तक हम किसी सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ते हैं, हमें उस सभ्यता के बारे में एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी के स्रोत है वो कुछ पुरावस्तुएं हैं, जैसे कि आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार और मोहरें वगैरह, ठीक है। जैसे खुदाई के दौरान यहाँ पे आप देख सकते हैं धौलावीरा का ये जलाशय है, मिट्टी से बनी हुई कुछ मृदभांड है, ठीक है, कुछ मूर्तियां और मोहरें वगैरह मिली हैं। तो इनसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत से कारण बताए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है कि बाढ़ आने की वजह से संभवतः ये सभ्यता पूर्ण तरीके से नष्ट हो गई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 है, सिंपल सिंपल सा है। इसमें से आपके बहुत सारे जो एमसीक्यूज हैं वो भी निकल कर सामने आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का क्रम के अनुसार वर्णन कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन आया 3 नंबर में, खोज कैसे हुई। तो खोज इस तरीके से हुई, पहला पॉइंट आएगा दयाराम साहनी का। बेसिकली इन्होंने 1921 में जो हड़प्पा नामक स्थल है इसकी खुदाई करवाई, और वहां से इन्हें कुछ इस तरीके की जो मोहरें थी वो मिली, ठीक है। फिर दूसरे व्यक्ति हैं रखालदास बनर्जी। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो, जो एक शहरी केंद्र था, इसकी खुदाई करवाई, और कोइंसिडेंस देखिए, इनको भी मोहनजोदड़ो से वैसी ही मोहरें मिली जैसे कि हड़प्पा से मिली, कुछ इसी तरीके की मोहरें मिली। तो इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया
कि ये जो दोनों पुरास्थल हैं, ऐसा हो सकता है कि इतिहास में ये दोनों एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग रहे होंगे। और फाइनली जब ज़्यादा खुदाई होती चली गई, हमारे सामने जानकारी बहुत सारी आती चली गई, तब जॉन मार्शल ने 1924 में, जो कि उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, इन्होंने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता है इसकी घोषणा कर दी थी। ठीक है, 3 पॉइंट हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल से, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें या फिर किसी भी सभ्यता की बात कर लीजिए, वहां पे आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि लोग क्या खाते थे, ठीक है, क्या फसल उगाते थे, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वही क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा सभ्यता की जो कृषि प्रौद्योगिकी है, इसका आपको साक्ष्यों के साथ में वर्णन करना है, यानी कि वो लोग कृषि कैसे करते थे, इसका आपको विद प्रूफ यहाँ पे आंसर देना है। तो चलिए प्रूफ के साथ में आंसर देते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम खेती की बात करते हैं तो क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहले हम खेत की जुताई करते हैं, फिर खेतों में फसल की हम बुआई करते हैं, बुआई करने के बाद में फसल की हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद में फिर खरपतवार आ जाती है, तो हम उसकी फिर निराई करते हैं, और निराई के बाद में फसल की हम कटाई करते हैं। तो यही जो कॉन्सेप्ट है वर्तमान का, उस समय फॉलो किया जाता होगा, तो वही हमें यहाँ पे बताना है। पहला पॉइंट है हलों का उपयोग। बेसिकली चोलिस्तान और बनावली से हमें मिट्टी के हल के ऐसे प्रतिरूप मिले हैं, कुछ इस तरह के, जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि संभवतः खेत को जोतने के लिए जो हल है, इनका उपयोग किया जाता होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बैलों का उपयोग। जैसे हमें कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं, उस पे वृषभ, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं पक्की मिट्टी से बना हुआ वृषभ है बेसिकली, इस वृषभ का उपयोग हो सकता है कि खेत को जोतने के लिए बैलों के रूप में किया जाता होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दो फसलों को उगाना, क्योंकि देखो, कालीबंगन से और राजस्थान से हमें ऐसे खेतों के जुते हुए प्रमाण मिले हैं जहां पर किसी भी खेत में जो ये खेतों की जुताई की रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः यहाँ पे दो अलग अलग फसलें उगाई जाती होंगी। चौथा पॉइंट, हमने फसल भी उगा ली है, अब आएगी इसकी सिंचाई की बात। तो ऐसा माना जाता है कि सिंचाई में नहरों का उपयोग होता था। क्यों भाई? क्योंकि देखो, हड़प्पा के जो अधिकतर स्थल हैं, वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, यानी कि जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पे कृषि के लिए सिंचाई में नहरों का उपयोग किया जाता था, कुओं का उपयोग किया जाता था, या फिर जो जलाशय होते थे, इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, सिंचाई वगैरह में। ये चीज़ आपको समझ में आई? अब जैसे अफ़गानिस्तान है, तो यहाँ से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं, धौलावीरा से हमें जलाशय के अवशेष मिले हैं, तकरीबन 700 प्लस जलाशय धौलावीरा में पाए गए। ठीक है, चलिए सिंचाई भी हो गई, अब निराई भी हो गई, अब बारी आती है कटाई की। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो लोहे की धातु या फिर लोहे के औजारों से बिल्कुल ही अपरिचित थे, उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो कैसे फसल काटते थे? बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के जो पैने औजार बनाए जाते थे, उनका उपयोग करते थे। जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, धातु के औजार हैं, किसी अन्य धातु के, लोहे के अलावा कोई धातु की उसके औजार हैं। ऐसे ही पत्थर के औजार बनाए जाते थे फसल को काटने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कृषि के बारे में। तो ये हलों का भी उपयोग करते थे, बैलों का उपयोग करते थे, दो से ज्यादा फसलें उगाते थे, सिंचाई के लिए नहरों को, जलाशयों का उपयोग करते थे, कटाई में औजारों का कैसे उपयोग करते थे। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि है, स्पष्ट कीजिए। देखो, सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, इसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हमारे पास 100% एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं पढ़ा जा सका है, क्या रहस्य है इसका? तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जैसे हमारी हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, ये एक वर्णमाला लिपि है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि वर्णमाला लिपि नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या सैकड़ों में है। कितने? लगभग 375 से 400 चिन्ह। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक प्राचीन सूचना पत्र के कुछ ये अक्षर हैं। अब इतिहासकार जो हैं, वो इन अक्षरों का मतलब निकाल पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि इसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, और जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो किताब होती है या फिर हमारी जो कॉपी होती है, उसमें हम
लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये लोग दाएं से बाईं ओर लिखते थे, यानी कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। इसीलिए हमें कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिसपे ये देखा गया है कि जो राइट वाला एरिया है ये बेसिकली चौड़ा होता था, और जो लेफ्ट वाला एरिया ये बेसिकली क्या होता था, संकुचित होता था बेसिकली, ठीक है। अब कुछ ऐसी वस्तुएं जिस पे ये लिखावट मिली है, जैसे मोहरें, तांबे के औजार, मतवान के अंठम, मिट्टी के लघु पट्टिकाएं, आभूषण वगैरह, इस पे ये मिले हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे अक्षर हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, किसी भी सभ्यता के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको वहां के लोगों के बारे में भी जानना चाहिए। जैसे हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अवलोकन करने के लिए पुरातत्वविद किन विधियों का प्रयोग करते थे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक आर्थिक तौर पे लोग कैसे रहते हैं, उनके बारे में जानने के लिए जो विधियां अपनाई गई वो बतानी है। जैसे पहली विधि है समाधान, दूसरी विधि है बच्चों यहाँ पे विलासिता की वस्तुएं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, समाधान। तो बेसिकली देखो, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, इसीलिए ये अंतिम संस्कार स्वरूप क्या करते थे, अपने मृतकों को दफनाते थे, ठीक है। अब कैसे पता करें कि ये लोग अमीर हैं या गरीब हैं, कैसे पता कर सकते थे? तो पहला जो पॉइंट है वो है कब्रों में विभिन्नता। अर्थात अगर कब्र किसी अमीर की होगी तो उसमें क्या होगा, उस कब्र की चिनाई होगी ईंट गारे से, ठीक है। उस कब्र से आभूषण मिलेंगे, बहुमूल्य वस्तुएं मिलेंगी, तो इससे पता चलेगा कि ये अमीर लोग होते थे, ये हड़प्पाई समाज का अमीर तबका है, ठीक है। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि अगर गरीब है तो उसकी कब्र की चिनाई नहीं हुई होगी, साथ ही साथ उसमें रोजमर्रा की वस्तुएं मिलेंगी, ठीक है। अब चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, दोनों के समाधानों से आभूषण मिलते थे। तो इस आधार पे पता लगता है कि यहाँ पे अमीर भी थे और गरीब भी रहते थे। एक एग्जाम्पल है, जैसे 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में जब उत्खनन हुआ तो वहां से एक पुरुष के खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिले, जैस्पर के मनके मिले और सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे मनके मिले, ठीक है। इनसे बना एक आभूषण मिला था, और कहीं कहीं पर तो मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ में दफनाया गया था, ठीक है, क्योंकि लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है विलासिता की वस्तुएं। अब देखिए, जो कब्रें थी, उन कब्रों से जो हमें वस्तुएं मिली उसको हमने दो भागों में बांट दिया। जैसे कुछ कब्रों से प्रथम वर्गीयान की उपयोगी वस्तुएं मिली, कुछ कब्रों से ऐसी वस्तुएं मिली जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं थी, जैसे कि चक्कियां, मृद भांड, सुइयां, झावा, जो ऐसी वस्तुएं थी बेसिकली जो पत्थर से या मिट्टी से आसानी से बनाई जा सकती थी, और ये हड़प्पा सभ्यता के हर एक घर में मिलती थी, गरीबों के घर में, ठीक है। दूसरा था द्वितीय वर्ग, अर्थात महंगी व दुर्लभ वस्तुएं। बेसिकली ऐसी वस्तुएं मिली, ऐसे मृदभांड मिले जिनका निर्माण स्थानीय तौर पे अन्य उपलब्ध होता था, अर्थात वो वहां पे बनती नहीं थी, बड़ी दूर से बनती थी। उनको बनाने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा जटिल होता था, उसमें बहुत पैसा लगता था। अगर किसी कब्र से ऐसी वस्तु मिली है तो हमें पता चल जाता था कि ये किसी अमीर की कब्र होगी, और अगर उपयोगी वस्तुएं मिली हैं तो ये किसी गरीब की कब्र रही होगी, ठीक है। तो इन दोनों के आधार पे हम कह सकते हैं कि हड़प्पाई समाज में अमीर और गरीब दोनों ही तरह के लोग रहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता के शासक के बारे में पुरातत्वविदों में हमेशा मतभेद रहा है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है बात भाई, क्योंकि देखो हड़प्पा सभ्यता में एक राजा थे या बहुत सारे राजा थे, राजा थे ही नहीं, इसको लेके इतिहासकारों के अलग अलग मत। पहले समझो, देखो आज के टाइम पे अगर हम अपने भारत की बात करें तो एक सोसाइटी में काम करने के लिए और पूरे देश में फैसले लेने के लिए हमें एक पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें चाहिए होता है। तो वैसे ही उस समय 3 कंट्री में ये जो हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी वर्तमान की, ठीक है, 3 कंट्रियों में इतने बड़े एरिया में, क्षेत्र में, समाज में कार्यों को करने के लिए, फैसलों को कार्यान्वित करने के लिए कोई स्वयं एक व्यक्ति तो करेगा नहीं, तो उसके लिए हमें प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राजा हुए होंगे। पहला मत हमारे सामने ये आता है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पे राजा थे ही नहीं, ठीक है, सभी जो थे वो एक जैसे। दूसरा मत ये कहता है कि यहाँ पे एक राजा नहीं था,
बल्कि बहुत सारे राजा थे। मोहनजोदड़ो का अलग राजा था, हड़प्पा सभ्यता का अलग, हड़प्पा एरिया का अलग राजा था, धौलावीरा का अलग राजा था, कालीबंगन का अलग राजा था, ठीक है, लोथल का अलग राजा था, ऐसा कहा जाता है। तीसरा मत ये कहता है कि पूरी सभ्यता का ना एक ही राजा रहा होगा। अब इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसी पुरावस्तुएं जो एक जैसी हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ईंटें हैं, ठीक है, ईंटों का जो आकार है वो बहुत ही एकदम निश्चित अनुपात का है और हर घर की ईंटों का आकार निश्चित था। नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य हैं, यानी कि हर सभ्यता मतलब सभ्यता के हर एक एरिया की अगर हम बात करें तो जो भी बस्तियां हैं उनकी पहले प्लानिंग की गई थी, उसके बाद में उन्हें बनाया गया था, तो ऐसा होता है। और साथ ही साथ कुछ बस्तियां जो हैं वो कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित की गई थी, जो कि इस बात को संकेत करती हैं कि यहाँ पे राजा तो एक ही होगा, लेकिन एक पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो एक ही राजा था, ये परिकल्पना सबसे सही प्रतीत होती है, ठीक है। अब जैसे एक पत्थर की मूर्ति है, इसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हड़प्पा सभ्यता के शासक के बारे में ये कॉन्सेप्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। दुर्ग तथा निचले शहर की विशेषताएं। देखिए, बेसिकली हम बात करें मोहनजोदड़ो की बस्तियों की, जिसे दो भाग में डिवाइड किया जाता है। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग जो था वो ऊंचाई पर बनाया गया था। यह यहाँ की जो संरचनाएं थी वो कच्ची ईंटों का पहले चबूतरा बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर बनाया जाता था। दुर्ग को बहुत ही बड़ी बड़ी दीवारों से घेरा गया था और इसे निचले शहर से अलग किया गया था। वही निचले शहर की बात कर लेते हैं। तो निचला शहर, इसे भी हालांकि दीवार से घेरा गया था। निचला शहर जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके आवासीय भवनों का उदाहरण था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे जो चबूते थे इनके ऊपर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करते थे, ठीक है। तो ये दुर्ग की और ये निचले शहर की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 8, आप यह कैसे कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता जो थी, यहाँ पे पहले बस्तियों का नियोजन होता होगा, फिर उनका कार्यान्वयन किया जाता होगा। जैसे आज के टाइम पे अपना घर बनाते हैं तो पहले हम उसकी पूरी तरीके से प्लानिंग करते हैं कि हमें कहाँ पे बाथरूम, कहाँ पे हमें एक रूम चाहिए, कहाँ पे हमें डाइनिंग जो किचन रखना है, कहाँ पे अपना स्टडी वाला रूम बनाना है, सब कुछ हम पहले ही तय कर लेते हैं। तो उसको हम प्लानिंग यानी कि नियोजन बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता में भी अपनाई जाती थी या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। तो जी हाँ, पहले बस्ती का नियोजन होता था, उसके बाद में उसका कार्यान्वयन। कैसे कह सकते हैं? पहला पॉइंट, प्रथम, बेसिकली पहले क्या होता था, घर बनाने के लिए पहले एक चबूतरा बनाया जाता था। जब चबूतरा पूरी तरीके से बन जाता था, उसके ऊपर हर शहर के हर एक घर का निर्माण किया जाता था, जो कि एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। दूसरा पॉइंट, हर एक घरों की जो ईंटें थी, इनको धूप में सुखाकर बनाया जाता था, सुखाकर या फिर भट्टी में पकाकर बनाया गया होगा, और इन ईंटों का जो अनुपात है वो निश्चित होता था, ठीक है। और इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों से हमें प्राप्त हुई हैं, जो कि इस ओर इशारा करती हैं कि पहले प्लानिंग की गई होगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया होगा। तीसरा पॉइंट, बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप में स्थापित होना, अर्थात कई बस्तियां हमें कच्चे माल के स्रोत के समीप में मिली हैं, जो कि इस ओर इशारा करती हैं कि बस्तियों को बसाने से पहले ही ये तय कर लिया गया था कि ये बस्ती यहाँ पे रहेगी, ये बस्ती यहाँ पे, ये बस्ती यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये हाँ कह सकते हैं कि पहले जो है बस्तियों का नियोजन होता था, फिर उनका कार्यान्वयन होता था, ठीक है। समझ गए अच्छे तरीके से? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये बेसिकली माल प्राप्त करने के संबंध में किन नीतियों का अनुसरण करते थे, ठीक है। माल प्राप्त करने के लिए किन नीतियों का अनुसरण करते थे? तो सबसे पहला पॉइंट, बस्तियां स्थापित करना। बेसिकली ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही ज्यादा दूर, बेसिकली देखो, दोबारा समझो, नागेश्वर, बालाकोट, जहां संख बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जहां पे आने जाने का खर्चा कम लगता था, वहां पे बस्तियों को स्थापित कर दिया जाता। सुदूर अफगानिस्तान में सोतुगई जो था, ये नीले रंग के पत्थर जिसे लाजवत मणि बोला जाता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। लोथल जो कि कार्निलियन
सेलखड़ी जिससे मनका बनाया जाता था, इस पत्थर के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ये सभी धातु के स्रोत के निकट थे। तो यहाँ पे क्या था, बस्तियों को स्थापित कर दिया जाता था और यहाँ से कच्चा माल प्रोवाइड किया जाता था मेन एरिया तक। सेकंड पॉइंट है अभियान भेजना। कुछ ऐसे एरिया थे जो बहुत ज्यादा दूर होते थे, जैसे राजस्थान का खेतड़ी अंचल, ये तांबे के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए, ये बेसिकली काफी दूर होते थे। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, अभियान भेजे जाते थे कुछ टाइम के लिए, और अभियान के माध्यम से क्या होता था, वहाँ के जो लोग होते थे उनके साथ में संपर्क स्थापित किया जाता था, बातचीत की जाती थी और व्यापार आसानी से कर लिया जाता। तो बस्तियां स्थापित करना और अभियान भेजना, दो तरीके माल प्राप्त करने के लिए अपनाए जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या हड़प्पा वासी अन्य क्षेत्रों से भी व्यापार करते थे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या किसी अन्य सभ्यता, अन्य क्षेत्र के साथ में व्यापार करते थे या नहीं, ये बताइए। जी हाँ, करते थे। पहला पॉइंट आएगा ओमान के बारे में। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखो, जो ओमान का तांबा था, ठीक है, तथा हड़प्पाई जो तांबा था, जो पुरावस्तुएं थी तांबे की, इन दोनों ही तांबों में जो निकिल के अंश हैं वो मिले हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि दोनों ने आपस में लेन देन किया होगा। जैसे ओमान का जो तांबा है उसमें भी निकिल के अंश मिलते हैं, और हड़प्पाई पुरावस्तु कुछ तांबे की वस्तुएं हैं उसमें भी निकिल के अंश मिलते हैं। तो ये इशारा करते हैं कि हाँ, शायद इनके बीच में कभी व्यापार रहा हो। वैसे ही एक बहुत ही बड़ा हड़प्पाई जो मतवान है, बहुत ही बड़ा हड़प्पाई बर्तन कह सकते हो, या फिर इस तरीके का आप कह सकते हो, ये मतवान दिख रहा है आपको, इसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, तो ये स्वयं तो हड़प्पा सभ्यता से मिला ही मिला है, साथ ही साथ ये सेम टू सेम ओमान से भी मिला है। तो जो इस ओर इशारा करते हैं इतिहास में इन दोनों का व्यापार रहा होगा। दूसरा पॉइंट है मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में, जो कि आज से तकरीबन 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया के स्थलों में भी तांबे के निकिल के अंश मिले हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के भी मिलते हैं। दूसरा है कि लंबी दूरी के संपर्क में पुरातात्विक खोजों में जैसे हड़प्पाई मोहर, हड़प्पाई बाट, पाश्य और मनके, ये सभी शामिल हैं, जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के लोग और मेसोपोटामिया के लोग संभवतः व्यापार करते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया का एक लेख है जिसका नाम है दिलमुन। ठीक है, तो इस दिलमुन लेख में दो शब्द, एक मगान और एक मेलुहा, ये दो ऐसे शब्द हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि ये शब्द हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द होंगे। ठीक है, जो कि इसकी जानकारी देते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया का एक और लेख है मेलुहा। ये मेलुहा बेसिकली मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता से आने वाली जो वस्तुएं हैं, कार्निलियन, लाजवंत मणि, तांबा, सोना, अन्य प्रकार की लकड़ियां, इनको व्याख्यात करता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्य क्षेत्रों से व्यापार करते थे, जैसे कि ओमान से और मेसोपोटामिया से। ठीक है बच्चों, समझ गए। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से आपके 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन निकलते हैं, इवन 8-8 नंबर के भी 2 क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि पुरातत्वविद किस प्रकार शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान करते हैं। ठीक है, उसके बाद मनके बनाने की प्रक्रिया क्या है। मनके बनाने की प्रक्रिया उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो इसमें से भी 3 नंबर के 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। पहले देख लेते हैं। देखिए, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती है। बेसिकली ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रस्तर पिंड, पूरे संख या संख के छोटे छोटे टुकड़े, तांबा, अयस्क, ऐसा जो कच्चा माल है, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल, या फिर जो यूज किया जाता था उसका कूड़ा करकट कर कहीं पे मिल जाता है, तो ऐसा माना जाता था कि इतिहास में यहाँ पर शिल्प उत्पादन किया जाता होगा। ठीक है, अब जो मनके होते थे, इसको बनाने के लिए कई सारे पदार्थों का उपयोग होता है। जैसे पत्थर की बात कर लेते हैं, तो कार्निलियन जो कि सुंदर लाल रंग का होता था, जैस्पर, क्वार्टज और सेल खड़े। वहीं धातु जैसे तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना हो गया, इसका उपयोग होता था। ठीक है, उसके अलावा शंख, फ्यांस, पकी हुई ईंटें, इन सभी का उपयोग भी इसके लिए होता था, मनके बनाने के लिए। अब मनके को आप चक्राकार में, बेलनाकार में, गोलाकार में, या फिर ढोलाकार या फिर खंडित, कोई भी आकार दे सकते थे,
लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपने किस पदार्थ के ऊपर जो वो बनाया है। पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि मन के बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो देखिए मन के बनाने के लिए जिस पदार्थ से भी मन का बनाया जाना है, पहले उसे तो अपने मन पसंद का आकार दे दिया जाता था। ठीक है, जैसे हमने देखा ये 4 आकार हैं, 4 से 5, तो जो भी मन पसंद है आकार दे दिया, फिर उसकी घिसाई की जाती थी। ठीक है, अब घिसाई करने के बाद में अगर चित्र बनाना है तो चित्र बना दिया, फिर उसकी पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद में छोटे-छोटे जो औजार हैं, उनके माध्यम से मनकों के अंदर छेद किया गया ताकि उसे धागे में पिरोकर उसकी माला बनाई जा सके, और माला बनने के बाद में उसकी जाँच की जाती थी कि कुछ खराब तो नहीं है, और फाइनली फिर एक जो मनका है, मनके की माला बनके तैयार हो जाती है। ठीक है? तो ये प्रोसेस है मनके को बनाने के लिए। अब मनका बनाने के लिए ना 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला जो पत्थर है वो है सेलखड़ी, दूसरा पत्थर है कार्नेलियन। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, ध्यान से जो सेलखड़ी से मनका बनाने की प्रक्रिया है, ये बेसिकली क्या है कि सेलखड़ी बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, जिसपे आसानी से काम किया जा सकता है। जैसे हमारी चौक होती है ना स्कूल वाली, वैसा ही कुछ आप मान सकते हो। ठीक है, तो सेलखड़ी के कुछ मनकों का क्या हुआ था, मतलब सेलखड़ी को पहले तो उसका पाउडर बना लेते, चूर्ण बना लेते थे, और उसका लेप बनाकर सांचे में डाल के तैयार कर लेते थे, और इसको किसी भी तरीके का आकार दिया जा सकता था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कार्नेलियन है, इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल। कार्नेलियन का जो लाल रंग है, ये पीले रंग के कच्चे माल उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त करते हैं। अर्थात कार्नेलियन का अगर मनका बनाना है तो उसके लिए जो लाल रंग चाहिए, ठीक है ना, उस पत्थर का, वो बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया के माध्यम से मिलता था। ठीक है, अब जब लाल रंग मिल गया कार्नेलियन का, उसके बाद पत्थर के पिंड को पहले जो है वो मनपसंद आकार में तोड़ा जाता था, फिर धीरे-धीरे बहुत ही बारीकी से उसके सल्क निकाले जाते थे। ठीक है? फिर पॉलिश होती थी और उनमें छेद करने के साथ ही ये पूरी प्रक्रिया हो जाती थी। वर्तमान में चौंदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा, यहाँ से हमें जो मनके में छेद करने के उपकरण हैं, उसकी जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। ठीक है? समझ गए? शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे होती है? मन के निर्माण के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या है? मन के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? मन के निर्माण की प्रक्रिया में सेलखड़ी से मन का कैसे बनता है? और कार्नेलियन से मन का कैसे बनता है? वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज में कनिंघम के भ्रम का वर्णन कीजिए। तो कनिंघम है कौन? तो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले ये डायरेक्टर जनरल थे। इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इनका भ्रम ये था कि एक व्यक्ति ने कनिंघम को हड़प्पा नामक स्थल से एक मोहर मिली, वो कनिंघम को लाकर दी। अब कनिंघम ने उस मोहर का जो काल निर्धारण था, वो एक ऐसे कालखंड से किया जिससे वो परिचित थे। उन्होंने कहा कि ये जो मोहर है, वो भारतीय इतिहास का जब प्रारंभ हुआ उसमें जो गंगा घाटी में शहर पनपे थे, उनसे संबंधित है। और हम सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लगभग 1500 वर्षों के बाद में ये कहानी हुई थी। अर्थात गंगा घाटी के शहरों से पहले भी ये मोहर रही थी। तो यही भ्रम था कनिंघम का कि काल निर्धारण हड़प्पा सभ्यता के बाद का किया, जबकि हड़प्पा सभ्यता की रही थी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज का। तो आज की इस वीडियो का आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, जिसमें हमने ईंटे मन की अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के इस चैप्टर के 3-3 नंबर के अराउंड हमने 10 से लेके 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, जिसके आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा हाईली चांसेस बनते हैं। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हर एक जो क्वेश्चन है वो समझ में भी आ गया हो। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे आप जरूर बताएं कि रियलिटी में आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो ये आईडी ओपन है आपके लिए, मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।